हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे, हैप्पी हॉलीडे। कैसे हैं आप सभी? लीजिए, आज फिर समय आ गया है हमारे और आपके वर्चुअल मुलाकात का। तो कैसा रहा दिन, कैसा रहा सप्ताह? आशा है सब अच्छा होगा। दोस्तों, कल मैंने चलते चलते जरा YouTube का सर्वे को देखा, YouTube के रिव्यूज को पढ़ा, तो दो चीजें पाई। जैसा आप पहले देख रहे होंगे, बीच बीच में मैं कुछ शॉर्ट्स भी डाल रहा हूं, क्योंकि फिश कीपिंग हमारी हॉबी है। बहुत आनंद आता है मुझे मछलियों को पालने में, क्योंकि मछलियां एक पॉजिटिव वाइब देती है, रिलैक्स करती है, रिलैक्सिंग फीचर है, लाइव क्रिएचर है, जलचर है, जल जीव है, तो एक अलग ही तरह का अनुभव होता है और उनके साथ समय व्यतीत करने में। तो बीच बीच में मैं शॉर्ट्स डाल रहा था, तो दो चीजें मेरे दिमाग में आई। पहली की जो फिश कीपर, फिश लवर हैं, वो अपनी एक बाइट को भी मिस नहीं करते। हमारा एक एक शॉर्ट्स जो है, हमने देखा हजारों लोगों ने रिव्यू की है, लेकिन थोड़ी सी एजुकेशनल फीचर के साथ ये थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैंने रिव्यू में देखा कि हमारे 8-10 मिनट का वीडियो था जो एजुकेशनल होता है, जो हमने सिर्फ आपके लिए किया है, जो सिर्फ हमने अपनी एक टीम, मैंने सोचा कि कम से कम 150 आदमी जो फायदा उठा पाएंगे उनके लिए किया। लेकिन दोस्तों, जानते हैं रिव्यू में क्या मिला? हमारा 10 मिनट का वीडियो लोग स्क्रॉल करके शायद देख रहे हैं, उसका एवरेज ड्यूरेशन जो है, रिव्यू का टाइमिंग जो है, वो 1.5 मिनट का हो रहा है, 2 मिनट का हो रहा है, 1 मिनट का हो रहा है। और इसके उलट अगर हम फिश कीपिंग की हॉबी को डालते हैं तो एक एक वीडियो को 5-5, 6-6 बार देखा जा रहा है। तो ये डिफरेंसेस है। दोस्तों, हमें समझना होगा, एजुकेशन और इंटरटेनमेंट में हमेशा फर्क होता है। कोई इंटरटेनिंग फीचर में नहीं डाल पाऊंगा, इसमें म्यूजिक नहीं डाल पाऊंगा जब बातें होंगी हमारे ज्ञान की, ना इसमें विजुअल्स अच्छी डाल पाऊंगा, डालनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बातें हमारे ज्ञान की है, एजुकेशन की है, जो हमें आगे बढ़ाएगा। वहां बढ़ने के बाद हम फिर सारी हॉबी को भी कर सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं। तो थोड़ा दोस्तों ध्यान रखिएगा। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक सर्वे भी करना चाहता हूं, छोटा सा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग इस टाइप के एजुकेशनल वीडियो, फैब्रिक के बारे में वीडियो को आगे देखना चाहेंगे, वो सिर्फ कमेंट में जाके यस लिख दे, YES। मैं देखना चाहूंगा कितने लोग उत्सुक हैं इसको कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि जब तक एक यस भी आता रहेगा, मेरा यह वीडियो बनाना जारी रहेगा, क्योंकि अगर एक आदमी भी इच्छुक होगा तो जारी रहेगा। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि वाकई इच्छुक कितने लोग हैं। तो इस सर्वे में यस लिखना ना भूलें, अगर आप ऐसे सेशन कमिंग डेज में लगातार देखना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने फैब्रिक की दुनिया में। वीविंग डिफेक्ट की बात कर रहे थे हम पिछली बार, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। पिछली बार हमने बातें करी थी कंटामिनेशन की, कंटामिनेशन के 5 टाइप की। कंटामिनेशन आता कैसे है, किस किस तरह का होता है, किसको कैसे हटाया जाता है, क्या क्या टूल यूज किए जाते हैं, वो सारी बातें हमने करी। आज कुछ और वीविंग डिफेक्ट की बातें करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए कि प्लेन वीव में एक स्ट्रक्चर होता है, एक पैटर्न होता है धागों का। लंबाई के सारे धागे या चौड़ाई के सारे धागे, एंड और वेफ्ट, वार्प और वेफ्ट, एंड और पिक, सब एक समान अनुपात में समान दूरी पे बुने जाते हैं, जैसा आपने देखा होगा। और जब इसमें किसी तरह की असमानता आ जाती है बुनावट के समय, तो उसको वीविंग डिफेक्ट बोलते हैं। अब सपोज कीजिए, जैसे वेफ्ट का यान है, पिक धागा बोलते हैं उसको, पिक यान। तो अगर पिक यान में मान लो सब धागों की दूरी 1-1 mm की है, और बीच में क्या हो गया, 2 धागे की दूरी बिल्कुल गैपिंग घट गई, एकदम चिपक गया, 2 धागा चिपक के साथ चलने लगा, तो उसको क्या बोलेंगे? डबल पिक। चूंकि सबके टेक्सचर और पैटर्न से बिल्कुल अलग है, तो डिफेक्ट में आ गया और वो बिल्कुल पकड़ा जाएगा, तो उसको बोलेंगे डबल पिक। और सेम कंडीशन अगर एंड के धागे में हो, वार्प के धागे में हो, लंबाई के धागे में हो, तो वो हो जाएगा डबल एंड। तो पहली गलती तो ये हो गई, डबल पिक और डबल एंड। अब इसी तरह अगर देखेंगे कि सारे धागे समान दूरी पे हैं और 2 धागों के बीच की दूरी अचानक से बढ़ गई, तो इसका मतलब उसके बीच में एक धागा मिसिंग है। अगर वो धागा यान अगर लंबाई में मिसिंग है, वार्प में मिसिंग है, तो मिसिंग वार्प या मिसिंग एंड बोल सकते हैं। और वो चौड़ाई के धागे में मिसिंग है, वेफ्ट यान मिसिंग है, तो उसको बोलेंगे मिसिंग पिक मिसिंग या वेफ्ट यान मिसिंग। तो ये हो गया 2 डिफेक्ट।
अब इसके साथ साथ कई बार बुनावट के समय ना धागे टूटते हैं, फिर उसको नॉटिंग की जाती है। अगर नॉट वो बड़ा होगा, गांठ जैसा दिखेगा, उसको बोलते हैं नॉट। अगर ये बहुत ज्यादा होगा तो दिक्कत आएगा। वैसे एक आध जगह होगा तो सिंगल पॉइंट आएगा, अंडर टॉलरेंस लिमिट होगा तो पास हो जाएगा, लेकिन उसको बोलते हैं नॉट। अब आपने देखा डबल पिक, डबल एंड, मिसिंग पिक और नॉट्स देख लिया। अच्छा, एक बहुत कॉमन दिक्कत आती है नॉर्मली कॉटन या विस्कोस फैब्रिक में, उसको बोलते हैं वाप कट होल। वाप कट होल, देखिए वाप कट भी बोलते हैं इसको, या टेम्पल मार्क भी कई लोग बोलते हैं। देखिए होल की परिभाषा क्या होती है, जब दो से अधिक ब्रोकन पार्ट हो धागे में तो उसको तो बोलेंगे होल, लेकिन एक धागा से बीच से टूट गया तो वो हो गया वाप कट। लेकिन कॉटन में तो ज्यादा दिक्कत नहीं कर सकता है, कई बार वॉशिंग के बाद एक गफ हो जाता है। लेकिन विस्कोस फैब्रिक में क्या होता है, वॉशिंग के बाद विस्कोस का स्ट्रेंथ पुअर होता है और कई बार ये होल बड़ा हो जाता है। लेकिन इसको देखेंगे कैसे? अगर नॉर्मल आप टेबल पे ऐसे चेक कर रहे होंगे तो शायद आपकी आंखों से मिसिंग हो जाएगा। इसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर बैक लाइट की मशीन और 45 डिग्री का एंगल। आपने देखा होगा मशीन पे 45 डिग्री का एंगल होता है। 45 डिग्री का एंगल विजिबिलिटी के लिए सबसे बेहतर होता है और बैक लाइट जब आएगी तो उसमें छोटे से छोटे बारीक वाप कट को भी आप आसानी से आसानी से डिटेक्ट कर पाएंगे। और आप डिटेक्ट कर लेंगे तो उसका एलिमिनेशन का प्रोसेस होगा। अगर उसको काट के हटाना है तो आप मार्क करेंगे, वो लेयरिंग के टाइम फिल्टर होकर बाहर निकल जाएगा, गारमेंट कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये हो गया वाप कट होल, नॉट, सब कुछ जान गए, डबल पिक, डबल एंड, यार्न मिसिंग। अब कुछ और डिफेक्ट क्या हो सकते हैं? एक और डिफेक्ट है जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, जंपिंग यार्न भी बोलते हैं, लेकिन उसका असली वाला नाम मेरे माइंड से मिस हो रहा है। फ्लोट मतलब तैरता हुआ धागा। सपोज 1 अप 1 डाउन, 1 अप 1 डाउन है। कई बार ये धागा ना 2 ऊपर नीचे जाने के बजाय जंप करके 3 धागों को पार करके ऊपर जाता है, तो जंपिंग यार्न ऐसे लूप जैसा बन जाता है जिसका दोनों किनारा अंदर फैब्रिक में घुसा हुआ है। इसको बोलते हैं फ्लोट्स। तो ये भी एक वीविंग डिफेक्ट का एक प्रकार है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? आपके मन में कोई बातें आए, कोई और मुद्दे आए तो वो भी जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल तो मुझे लगता है कि वीविंग डिफेक्ट में इतना ही। तो अब हमें चलना चाहिए किसकी ओर? डाइंग डिफेक्ट की ओर। दोस्तों, डाइंग डिफेक्ट के नाम से ही आप परिचित है कि जो भी डिफेक्ट ड्यूरिंग द डाइंग प्रोसेस क्रिएट होते हैं उसको बोलते हैं डाइंग डिफेक्ट। डाइंग के अंदर क्या बन सकता है? डाई के पैचेज बन सकते हैं, डाई के स्पॉट्स बनते हैं, कलर स्मीयर यानी धब्बे बन सकते हैं, और कलर के पैचेस बन सकते हैं। इसके अलावा डाइंग में सेंटर सैल्वेज कलर वेरिएशन की जो इश्यूज होते हैं, कहीं डार्क कहीं लाइट, वो भी है डाइंग का ही डिफेक्ट का एक प्रकार। साथ ही लेंथ वाइज कलर वेरिएशन जो हमने पहले पढ़ा था कि एक रोल में स्टार्टिंग, मिडल, एंड या कहीं भी दिक्कत आ रही है, कलर का वेरिएशन हो रहा है, वो भी दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डाइंग डिफेक्ट। तो ये सारी चीजें जो डाइंग डिफेक्ट में आती हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना है और इसको देखने के तरीके हमने पहले चर्चा में लाए हैं और इन सारी डिफेक्ट को बहुत ध्यान से देखना है। एक डाइंग डिफेक्ट की वजह से अगर सही से ना देखा जाए तो काफी सारे गारमेंट रिजेक्ट होंगे और डेफिनेटली कॉस्ट को इफेक्ट करेगा और हमारे संस्थान को इफेक्ट करेगा, तो कहीं न कहीं हमें भी इफेक्ट करेगा। तो अब वीविंग डिफेक्ट हो, डाइंग डिफेक्ट हो, प्रिंटिंग डिफेक्ट हो। अब प्रिंटिंग में तो बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं। प्रिंटिंग में बहुत सारे डिफेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है कलर की प्लेसमेंट, ये फूल लाल होना चाहिए था, ये ऑरेंज होना चाहिए, प्लेसमेंट अलग हो गई, तो उसको बोलेंगे रॉन्ग प्लेसमेंट। प्रिंट बोइंग के बारे में आपको पहले बता ही चुके हैं। उसके बाद हो सकता है कि आउटफिटिंग। कई बार आउटलाइन के अंदर, जैसे ब्लैक आउटलाइन है उसके बीच में टर्कवाइज कलर का फ्लावर है, तो कई बार वो फ्लावर ब्लैक आउटलाइन के बाहर चला जाता है और एक तरफ व्हाइट गैप हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं आउटफिटिंग डिफेक्ट। तो फैब्रिक में हो गया ये प्रिंट डिफेक्ट और प्रिंट में हो गया आउटफिटिंग का डिफेक्ट। उसी तरह से इसमें भी हो सकता है कई बार टचिंग आती है, जहां कलर जाना चाहिए था वो रोटरी के जो स्क्रीन में कहीं कचरा फंस गया तो उससे कलर बाहर नहीं आया, तो वहां छोटे छोटे व्हाइट डब्बे रह जाएंगे। ये होता है टचिंग का डिफेक्ट। इसको बाद में मैनुअली टच करके सही किया जा सकता है। लेकिन अगर पॉलिएस्टर फैब्रिक का हो तो कभी भी टचिंग का रिस्क ना लें, क्योंकि पॉलिएस्टर में कलर ऑब्जर्वेंसी बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है जो नॉर्मल टचिंग में नहीं होगा, और टचिंग करके आप छुपा भी लेते हैं तो एक धुलाई में बाहर
क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो कभी भी पॉलिएस्टर का फैब्रिक हो उसमें टचिंग का इशू हो तो टचिंग का रिस्क ना लें। कमर्शियल अप्रूवल अगर छोटे छोटे टचिंग है तो एज इट इज अप्रूव कराने की बात करें, जिनसे भी हो। मार्केटिंग को भी एडवाइस करें या किसी भी टीम को, जो अप्रूवर है उनको भी पता होता है। तो कई बार ना आपको पता होना चाहिए, कभी भी कोई आपसे एडवाइस मांगे तो पॉलिएस्टर फैब्रिक में टचिंग कराने की सलाह बिल्कुल ना दें। ये कॉटन फैब्रिक में किया जा सकता है, रेयॉन में किया जा सकता है, इन सब में टचिंग करके हम छुपा सकते हैं और वो फैब्रिक कलर्स जो आते हैं उनको ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो ये हो गई टचिंग की बात, डिजाइन आउट की बात। कई बार होता है ओवरलैप, मान लो एक गोला लाल है, एक पीला है, एक नीला है, सबको अगल बगल में होना चाहिए। तो लाल वाला पीले पे चला गया, पीले वाला नीले पे चला गया, इसको बोलते हैं कलर ओवरलैप इशू। तो इसको भी ध्यान रखना है। कई बार डिजाइन की शार्पनेस या आउटलाइन ब्रोकन होती है, उसको भी देखना होता है, ब्रोकन आउटलाइन है। और कई बार वो डिजाइन ही मिसिंग हो जाती है जो चाहिए, वाइट कलर चाहिए था, पूरा का पूरा कलर एक स्क्रीन चला ही नहीं। वो छोटी सी डिजाइन होगी तो कई बार पकड़ नहीं आएगा। तो आपको बल्क हेडर से जो प्री अप्रूव्ड सैंपल होता है उससे मैच करना होता है कि ये डिजाइन में कोई आउटफिटिंग तो नहीं है, फिर उसको बताना होता है। तो जितनी भी डिफेक्ट्स को आप ऑब्जर्व करें अपने सीनियर से जरूर साझा करें, रिपोर्ट के माध्यम से, उसके स्वाचेज के माध्यम से, और ये हर चीज साझा करेंगे। जितने ज्यादा दिक्कतों को आप पकड़ पाएंगे सही ढंग से, पैनिक नहीं होना, पैनिक फिल्ट्रेशन नहीं करनी है, सही ऑब्जर्वेशन करना है, सही चीजें बतानी है, सही चीज का सही सैंपल देना है, फिर हम आगे उस पर रोकथाम कर पाते हैं और हमारे गुणवत्ता सही होती है, क्वालिटी सही होती है और संस्थान को फायदा होता है। अब हम चलते हैं होल की बात करें। तो होल ही होता है, उसमें तो कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं। किसी भी तरह का कटा फटा डैमेज हो होल के अंदर आएगा। लेकिन कुछ होल स्पेशल होते हैं, जैसे जीएसएम कटर से जो पंच निकालते हैं उसको ही बोलते हैं होल, और वो भी होल की तरह ही काउंट होगा, उसको ही 4 पॉइंट देंगे। दूसरा हो गया जान कट होल, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की, वो भी होल है। कई बार कुछ होल केमिकल के ड्रॉपलेट गिरने से जल जाता है फैब्रिक। कई बार तेजाब वगैरह होता है, जो हमने पीछे डिस्कशन किया था, तेजाब होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, इसकी उचित मात्रा नहीं दी गई तो कई बार उसके ड्रॉप बन के ना ऐसे तो सही दिखेगा, हल्का सा स्टेन, और जैसे ही हाथ मारेंगे वो बन जाएगा होल। दैट इज कॉल्ड केमिकल होल। तो इसका बहुत ध्यान रखना है आपको, केमिकल होल भी ना हो। कई बार टीयरिंग होल होता है, जैसे हुक का होल हो गया, कपड़ा उतारते रखते समय हुक कुंडा लग गया, उसका होल हो गया, ये भी होल है। तो होल चाहे किसी ही प्रकार का हो, टॉलरेबल नहीं है, वो बिल्कुल नहीं गारमेंट में यूज होगा। उसको जरूर पकड़ें, उसको जरूर मार्क करें प्रॉपरली, और उसको रिपोर्ट में एक होल को एक 4 पॉइंट दें। हालांकि 1 मीटर में चाहे कितने भी होल होंगे उसको एक 4 पॉइंट देंगे, जैसा हमने पहले बताया था। तो ये हो गई होल की बात आज खत्म। अब हम करेंगे आगे स्टेन की बात। स्टेन, धब्बा। धब्बे कई तरह के हो सकते हैं दोस्तों। वो रंग का धब्बा हो सकता है, वो तेल का धब्बा हो सकता है, वो ग्रीस का धब्बा हो सकता है, वो पानी का भी धब्बा हो सकता है। कोई पानी अगर टपक गया किसी कपड़े पर और 10 दिन 20 दिन सूख गया ग्रेज स्टेज में, तो दोस्तों धब्बा कभी नहीं मिटता है, रिंकल की तरफ फैला होता है, वो कभी नहीं जाता। तो वाटर स्टेन को भी आप कम ना समझें, ये डेंजरस है। कई बार अपने एक्वेरियम में, जैसे मैंने दिखाया, अपने एक्वेरियम में कई बार पानी टपकता है और इतना बुरा धब्बा मिलता है तो उसको साफ करने के लिए एक स्पेशल क्लीनर यूज करना पड़ता है। तो पानी का धब्बा भी बहुत डेंजरस है, कपड़े को खराब कर सकता है, आपके गारमेंट की क्वालिटी को खराब कर सकता है, इसे इग्नोर ना करें। तो ये हो गया वाटर स्टेन, ऑयल स्टेन, कलर स्टेन। और उसके बाद होता है रस्ट स्टेन। कहीं जंग के संपर्क में लोहे ट्रक में आ रहा है, कहीं लोड में कहीं भी जंग का धब्बा लग गया, उसको बोलते हैं रस्ट स्टेन। दूसरी होती है हैंडलिंग स्टेन। कई बार गंदे हाथ से किसी ने उसको छूछा दिया इधर उधर उठाने रखने के संबंध में, वो बन गया धब्बा, वो कहलाता है हैंडलिंग स्टेन। लेकिन दोस्तों जो स्टेन साधारण पानी से धुल के निकल जाए उसको हम 4 पॉइंट नहीं देंगे, उसको देंगे सिंगल पॉइंट। उसको इंडिकेट करेंगे रिपोर्ट के माध्यम से, अगर नंबर उसके बहुत ज्यादा नहीं है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा नहीं, फ्रीक्वेंसी मतलब 100 मीटर में कितनी जगह आ रहा है। अगर 1-2 जगह आ रहा है पानी से निकल जाए, नो इश्यू। लेकिन कोई भी हार्ड स्टेन, रस्ट, कलर, ऑयल, ग्रीस, जिसको निकालने के लिए बहुत समस्या या केमिकल का यूज करना पड़े, दैट विल कम अंडर 4 पॉइंट सिस्टम, एंड हम उसके लिए 4 पॉइंट असाइन करेंगे और उसको बहुत एहतियात के साथ ट्रीट करेंगे। तो ये हो गई होल की बात। तो लगभग इतनी सारी बातें हो गई। अगले सेशन में करेंगे एम्ब्रॉयडरी की बात। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। यस, मुझे इंतजार होगा कि कितने आदमी इन वीडियोस को, इस वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ने देखना चाहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।